हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। एनटी का वीकली टेस्ट सेकंड जो हमने ऐप पे लिया है, आज हम उस पे वीडियो एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए बेस लाइन इफ़ देयर आर 11 ऑफसेट्स टेकन एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ 8 मीटर। हमें लेंथ ऑफ बेस लाइन की लेंथ हमें निकालनी है। लेक्चर्स में ये मैंने कंप्लीट सो आपको सिखाए हैं कैसे निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन का अप्रोच कैसा होना चाहिए। देखो ऑफसेट्स हैं 11, इसका मतलब है इंटरवल्स फिर कितने आ जाएंगे हमारे पास 10, तो इंटरवल्स एक कम का है। तो इंटरवल की एक लेंथ कितनी है, वो तो 8 मीटर है। बस हमें बेस लाइन की लेंथ निकालनी है। बेस लाइन की लेंथ होती है किसके बराबर, इंटरवल कितने हैं और इंटरवल की लेंथ कितने हैं। इंटरवल की लेंथ कितनी है, इंटरवल तो 10 है हमारे पास, लेंथ तो 8 है। 8 10 हज़ार 80 मीटर है बेस लाइन की वैल्यू। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है करेक्ट। ठीक है, चलिए अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो इस तरफ नज़र रखिएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ऑफसेट P है, यहाँ पे कोई ऑफसेट Q है, यहाँ पे कोई ऑफसेट R है। अब सुनो, ये 3 ऑफसेट कितने इंटरवल बनाया, एक तो ये इंटरवल बना है ना, ये P और Q के बीच के दरमियान ये वाला इंटरवल, और दूसरा तो ये वाला इंटरवल बना। ऑफसेट्स कितने थे, 1 2 3, ऑफसेट्स तो 3 थे, तो इंटरवल्स कितने आया, 1 और 2, इंटरवल्स एक कम आ रहा है। वैसे यहाँ पे ऑफसेट्स अगर 11 है तो इंटरवल कितने हैं 10, तो एक इंटरवल की लेंथ कितनी है 8 मीटर, तो 10 इंटरवल की लेंथ कितनी है फिर 10 × 8, बस इनको मल्टीपल करना है तो आपके पास बेस लाइन की लेंथ आ जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। Offsets were recorded at chain age 12 meter, 30 meter. What is the distance between two offsets? देख लो, ये भी मैंने आपको बताया कि जब भी ऑफसेट्स बोलेंगे कि हमने रिकॉर्ड किया है, देखो चेन एजेस ये बेस लाइन है। अब यहाँ पे चेन एज 0, ये तो हमें कन्फर्म है। हमें पता नहीं 12 फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, 30 फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, हमें पता नहीं चेन एज कितनी बड़ी है क्या है। हमें बोल रहा है कि डिस्टेंस निकालो दो ऑफसेट्स की, एक ऑफसेट तो 12 के पास है और एक ऑफसेट तो 30 के पास है, लेकिन ये इस साइड है या इस साइड हमें ये पता नहीं, कितना दूर है इस बेस लाइन से वो भी हमें पता नहीं। उस टाइम मैंने आपको बताया बेटा कि जो ये चेन एजेस है ना, इनको आपस में आप डिफरेंस करो, सब्ट्रैक्ट कर लो, यानी 30 - 12 देख लो, 30 - 12 आपको करना है। देखो यहाँ से यहाँ एक 10 में से 2 8, 2 में से 1 1, तो 18 मीटर है इसकी डिस्टेंस दो ऑफसेट्स की। ठीक है, जब लिटरल डिस्टेंस आपके पास गिवन नहीं है, खाली आपके पास चेन एजेस हैं कि इन्हीं चेन एजेस पे ऑफसेट्स हैं, तो आप बोलो ऑफसेट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या है, बस सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका आंसर है 18 मीटर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इन अ फील्ड बुक एन ऑफसेट रेफर्स टू, जो फील्ड बुक है ना, ऑफसेट किसे हम कहते हैं। देखो देखो बेटा, ये एक बेस लाइन है, यहाँ पे ये वैल्यू 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, इनको हम चेन एजेस बोल रहे हैं, इनको हम चेन एजेस बोल रहे हैं। हमें बोल रहे हैं ऑफसेट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पॉइंट P है, तो इधर हम ऐसे इसको हम ऑफसेट बोलते हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट Q है, तो यहाँ पे इसको हम ऑफसेट बोलते हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट R है, तो इसको हम ऑफसेट बोल रहे हैं। कितनी डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल 10 है, 15 मीटर है, 20 मीटर है, तो ये है ना ऑफसेट्स। ये क्या है ऑफसेट्स, ये लिटरल यानी बेस लाइन के जो साइड में, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, जो ये डिस्टेंस होती है, इन्हीं को हम ऑफसेट्स रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो लिटरल बोल रहे हैं साइड वाले डिस्टेंसेस को, तो यहाँ पे है ना ये लिटरल डिस्टेंस फ्रॉम मेन सर्वे लाइन टू ए फ्यूचर। ये कोई फ्यूचर है, ये कोई आइटम यहाँ पे है, इस आइटम से लेके जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेस लाइन तक होते हैं, इसी को हम ऑफसेट कहते हैं। चाहे लेफ्ट साइड हो या चाहे राइट साइड हो, लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, कितनी दूरी पर है, इसी को हम ऑफसेट कहते हैं। तो इसका आंसर है ये लिटरल डिस्टेंस फ्रॉम मेन सर्वे लाइन टू ए फ्यूचर। ठीक है, ओके चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो ऑफसेट्स आर टेकन एट इंटरवल्स 10 मीटर्स अलॉन्ग ए चेन लाइन। ऑफसेट जो हैं वो 10 मीटर्स की दूरी पर हमने कहाँ पे रखा, चेन लाइन पे। इफ़ देयर आर 8 ऑफसेट्स भी गिवन है, वो स्टार्टिंग एट चेन इज 0 मीटर्स। ये तो मैंने आपको बताया लेक्चर्स में कि जिस टाइम हमें स्टार्ट हो या ना हो तो हमें चेन एज 0 से ही स्टार्ट करना पड़ता है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ एंड लास्ट ऑफसेट। चलो ये मैं फिगर में आपको दिखाऊंगा ताकि आप अच्छे से इसको क्लियर कर सकें। देखो 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 बेटा, यहाँ पे कौन सा चेन एज है 0, इंटरवल की लेंथ कितनी है 10 मीटर्स, दैट मीन्स यहाँ पे फिर आ जाएगा क्या 10, यहाँ पे फिर आ जाएगा कितना 20, फिर आ जाएगा यहाँ पे कितना 30, है ना, गैप है ना 10 आप देख लो, इसमें गैप 10, इसमें गैप 10 है ना, तो फिर आ जाएगा क्या 40, फिर आ जाएगा कितना 60, फिर आ जाएगा क्या 70, फिर आ जाएगा क्या 80। आप देख लो ऑफसेट्स कितने हैं 8। देख लो फॉर एग्जांपल ये कोई ऑफसेट है यहाँ पे P, ये कोई ऑफसेट है यहाँ पे P 5 मीटर फॉर एग्जांपल, ये कोई ऑफसेट है यहाँ पे Q
क्यू कोई ऑफसेट है फॉर एग्जांपल 6 मीटर, ये कोई ऑफसेट है फॉर एग्जांपल पी क्यू एस, ये कोई ऑफसेट है, यहाँ पे कोई और एक ऑफसेट है, यहाँ पे कोई और एक, यहाँ पे कोई और एक ऑफसेट है, यहाँ पे कोई और एक। कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑफसेट्स हैं 8, तो ऑफसेट्स हमने 8 लगाया। ठीक है, अब स्टार्ट बोल रहे हैं ये जीरो चेन ऐसे करना है, जीरो हो या ना हो, लेकिन हमें हर क्वेश्चन में यहाँ पे ही ऑफसेट स्टार्ट करना है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है, सर ऑफसेट जीरो पे कहाँ है? ऑफसेट थोड़ी जीरो पे होती है बेटा, ये तो जीरो, ये फॉर एग्जांपल स्केल है, चेन एज 0 है, ये चेन एज 5 है, ये चेन एज 10 है, ये चेन एज 15 है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई ऑफसेट है 100 मीटर है ऑफसेट पी, लेकिन किस चेन एज पे? जीरो चेन एज पे। इसके डिस्टेंस तो हैं, इस ऑफसेट की डिस्टेंस तो हैं, लेकिन जीरो, यहाँ पे जीरो के कॉरस्पॉन्डेंस है। इस ऑफसेट की डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 44 मीटर है, ये क्यू है, क्यू की ऑफसेट की जो डिस्टेंस है वो 44 मीटर है। कहाँ पे है? 5 मीटर चेन एज पे। तो पी की ऑफसेट जो है उसकी डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर है दूरी, किससे? मेन सर्विस लाइन से, लेकिन किसके कॉरस्पॉन्डेंस? जीरो चेन एज के कॉरस्पॉन्डेंस। बस यही मसला है। आपको क्या क्यों लग रहा है कि जीरो पे कैसे हैं? जीरो पे कैसे होते हैं? जीरो के या तो लेफ्ट साइड होते हैं या तो राइट साइड होते हैं। ठीक है, चलिए अब ऑफसेट्स 8 हैं, इसका मतलब इंटरवल 7 ही होंगे। देखो 1 इंटरवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, है ना। ऑफसेट्स कितने हैं? 8, तो इंटरवल्स कितने होंगे फिर? इंटरवल्स कितने होंगे फिर? सर इंटरवल्स तो 7 होंगे। सर इंटरवल्स तो 7 है, बिल्कुल। हमें बताना है डिस्टेंस क्या है फोर्थ और लास्ट ऑफसेट का। देखो ये फर्स्ट ऑफसेट है, ये सेकंड ऑफसेट है, ये थर्ड ऑफसेट है, ये फोर्थ ऑफसेट है ना, ये फोर्थ ऑफसेट है, ये फिफ्थ ऑफसेट है, ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ है, ये 8th है। टोटल 8 ही ऑफसेट्स है ना, 8 ही ऑफसेट्स हैं। देखो हमें बताना है कि डिस्टेंस क्या है बिटवीन फोर्थ ऑफसेट और लास्ट ऑफसेट। लास्ट ऑफसेट मतलब ये, इनकी डिस्टेंस हमें देखने हैं। हर एक इंटरवल की डिस्टेंस कितनी है? 10। देखो ये तो 10 है, ये वाला इंटरवल भी 10 है, ये वाला इंटरवल भी 10 है, ये वाला इंटरवल भी 10 है। आप कैलकुलेट करो 10 + 10 + 10 + 10 कितना हुआ? 1 2 3 4 4, यानी 4 × 10 है, दैट मीन्स 40 मीटर। सर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं ना सर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। कितने ये इंटरवल्स आए हमारे पास? 1 2 3 4। सर 4 तो इंटरवल्स हैं। अब हर एक इंटरवल 10 मीटर की है, 4 × 10 कितना हुआ? 40 मीटर है। फोर्थ और लास्ट ऑफसेट के दरमियान जो डिस्टेंस है 40 मीटर है, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। चलिए फिर भी कोई कन्फ्यूजन है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज भी की है, क्यों मैंने उनको रिप्लाई किया। ठीक है, फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो अब सुनो क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ऑफसेट्स ऑफ 3 मीटर एंड 4 मीटर आर टेकन एट चेन एजेस 20 और 40 मीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब सुनो बेटा, इस टाइम तो हमारे पास बेस लाइन तो है हमारे पास। अब चेन एजेस है, एक 20 एक 40। अब हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो 20 हैं, यहाँ पे तो हम 20 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे तो 0 होते हैं। एक तो 20 है और दूसरा तो कितना है? 40 मीटर है चेन एज, ये तो गिवन है। अब इन्हीं 20 मीटर पे एक 3 मीटर ऑफसेट है, फॉर एग्जांपल ये एक 3 मीटर ऑफसेट है, फॉर एग्जांपल पी। और 4 मीटर ऑफसेट हैं, 4 मीटर इससे बड़ा है, कोई ऑफसेट है क्या? क्यों? हमें बोल रहे हैं कि अब सुनो बेटा, अब इस टाइम चेन एजेस भी गिवन है और ऑफसेट की लेंथ जो है वो भी गिवन है। ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये 4 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये 3 मीटर है। हमें इस टाइम ये डिस्टेंस निकालने हैं, दो ऑफसेट्स की डिस्टेंस ये निकालने हैं। इस टाइम हम क्या कर रहे हैं? इसको ज्वाइन कर रहे हैं। देखो बेटा, ये वाला डिस्टेंस मुझे बताओ कितना आ जाएगा? सर सिंपल है, 40 में से 20 निकालो तो ये तो 20 है। जब ये डिस्टेंस 20 है, इसका मतलब ये भी 20 है। अब ये पूरा डिस्टेंस जो है, ये पूरा डिस्टेंस 4 मीटर है ना, ऑफसेट 4 मीटर, ये 4 मीटर है ऊपर लिखा है। ये कितना है? ये तो 3 मीटर है सर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है? फिर यहाँ से यहाँ तक भी सर 3 मीटर है। पूरा तो 4 मीटर है, तो यहाँ पे कितना है फिर? 1 मीटर। सर इसका मतलब है ये वाला जो है ये तो 1 मीटर है, ये वाला जो है ये 20 मीटर है। हमें ये निकालना है, पी क्यू हमें निकालना है, ये 90 डिग्री है। वो पीजीटी हम करेंगे, पी क्यू का स्क्वायर हमें पता है सर, पी क्यू स्क्वायर ये है ना, हाइपोटेन्यूज आ रहा है ना, ये पी क्यू का स्क्वायर किसके बराबर होता है? सर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब पी क्यू किसके बराबर आ जाएगा? सर अंडर रूट, इस स्क्वायर को जब हमने शिफ्ट यहाँ पे किया, यहाँ पे आ जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब पी क्यू की डिस्टेंस हमें मेरे पास क्या आ जाएगा? एक तो बेस, चलो बेस हम 1 को मानेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, चलो परपेंडिकुलर को 20
कमाल। या आप 20 यहाँ लिख लो या आप ये वाला यहाँ लिख लो तो कोई मसला नहीं, इंटरचेंज भी आप कर सकते हो। मतलब सर बेस के बदले हम ये भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर के बदले हम ये भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब पी क्यू किसके बराबर अब आ जाएगा, देखो बेटा 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 × 1, वो तो 1 ही होता है। 20 × 20 कितना होता है 400, ठीक है। अब पी क्यू 1 + 400 कितना हुआ 401, तो पी क्यू की डिस्टेंस आया 401 मीटर। तो ये है इसका 401 मीटर, ये है इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओब्लीक ऑफसेट इज मेजर्ड एट एन एंगल। अब ओब्लीक ऑफसेट जो है ये क्या है, मैंने आपको बताया जो भी ऑफसेट होता है, कोई फ्यूचर है यहाँ पे पी, ये कोई बेस लाइन है, इस फीचर से ये बेस लाइन तक जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं इसी को हम एक्चुअली ऑफसेट कहते हैं। लेकिन अब ओब्लीक ऑफसेट 90 डिग्री बोल रहे हैं कि 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, अदर देन 90 डिग्री एंगल बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑफसेट पी है यहाँ पे, इस पे यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, ये एंगल 90 डिग्री है, नहीं ये तो 90 डिग्री नहीं है। यानी 90 डिग्री के बगैर जितने भी एंगल्स हैं वो ऑफसेट, उन ऑफसेट्स को हम ओब्लीक ऑफसेट कहते हैं। 90 डिग्री नहीं सर, ग्रेटर देन 90, ओके ग्रेटर देन 90 भी हो सकते हैं, लेस देन 90 ये भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ बी एंड सी, यानी अदर देन 90 डिग्री। अदर देन 90 डिग्री में मैंने आपको लेक्चर्स में बताया जो भी ऑफसेट अदर देन 90 डिग्री एंगल नहीं बना रहा है उसको हम ओब्लीक ऑफसेट बोल रहे हैं। यानी चाहे ग्रेटर देन 90 एंगल हो चाहे लेस देन 90 हो, लेकिन 90 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब इसका बोथ बी एंड सी करेक्ट है, ठीक है। ओब्लीक ऑफसेट हम इसी को कहते हैं। अब बोल रहा है हमें इफ डीएमडी ऑफ फर्स्ट लाइन इज 50 मीटर। देखो डीएमडी है फर्स्ट लाइन का 50 मीटर, हमें डिपार्चर बोल रहा है। हमें तो पता है फर्स्ट लाइन जो होता है, फर्स्ट लाइन उसका डीएमडी और उसका डिपार्चर हमेशा इक्वल होता है। अगर डीएमडी 50 मीटर तो डिपार्चर भी 50 मीटर है, ठीक है। चलिए अब तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इन ए डबल लाइन फील्ड बुक द डिस्टेंस बिटवीन 2 वर्टिकल लाइन्स। देख सुनो, ये कोई फील्ड बुक है, हम मिड पेज पे यहाँ पे डबल लाइन फील्ड बुक में ऐसे 2 वर्टिकल लाइन्स ड्रा कर रहे हैं। इस कॉलम को हम कहते हैं बेस लाइन या चेन लाइन। तो इन 2 वर्टिकल लाइन्स के दरमियान जो ये डिस्टेंस है ये कितना होता है सर, ये तो 1.5 सेंटीमीटर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1.5 सेंटीमीटर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इफ द लेंथ ऑफ L1 इज इक्वल टू 100 मीटर। सुनो कोई लेंथ है L1, यानी फर्स्ट लाइन का लेंथ है कितना 100 मीटर, बियरिंग एंगल है कितना 30 डिग्री, हमें डिपार्चर निकालना है। देखो बेटा, डिपार्चर किसका निकालना है हमें, L1 फर्स्ट लाइन का डिपार्चर हमें निकालना है। अब डिपार्चर किसके बराबर होते हैं सर, ये तो बराबर होते हैं L1, जिसका डिपार्चर हमें निकालना है उसी लाइन की लेंथ क्या है, इनटू सर साइन थीटा। थीटा क्या होता है बियरिंग एंगल। अब L1 कितना है सर, लेंथ तो है 100, तो किया हमने 100, साइन थीटा, साइन को हम ऐसे लिखेंगे तो थीटा कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिखा हमने। अब ये आया बेटा 100 इंटू साइन 30 किसके बराबर होते हैं सर 1/2 के बराबर। अब सुनो बेटा 100 को 2 से डिवाइड कर लो, देखो 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 2 0 जार 0, 50 1 जार 50। अब 50 मीटर आया हमारे पास डिपार्चर। सर डिपार्चर आया हमारे पास 50 मीटर, बट डिपार्चर हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, या तो इसकी ईस्ट होती है या तो इसकी वेस्ट होती है, लेकिन ईस्ट है, ईस्ट की तरफ पॉजिटिव है, दैट मीन्स प्लस 50 मीटर है इसका करेक्ट आंसर। ये वाला है इसका करेक्ट आंसर प्लस 50 मीटर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन अ फील्ड बुक डेटा। देखो हमारे पास चेन एजेस भी गिवन है, ऑफसेट्स भी गिवन है, हमें एरिया निकालना है किससे, एवरेज ऑर्डिनेट मेथड से। हमें पता है एवरेज ऑर्डिनेट मेथड से जो एरिया है वो होता है D/2 इंट फर्स्ट ऑफसेट प्लस लास्ट ऑफसेट प्लस 2 टाइम्स जो फर्स्ट और लास्ट ऑफसेट के दरमियान जितने भी ऑफसेट हैं उनको हम ऐड करते हैं, ठीक है। अब डी क्या होता है सर, डी होता है इनके गैप, इनके दरमियान कितना गैप है, आप देख लो 10 है, इनके दरमियान भी 10 है, इनके 10 है और ये सेम होना चाहिए, इसी को हम डी कहते हैं। तो यहाँ पे हम 10/2 लिखेंगे। अब फर्स्ट ऑफसेट क्या है सर, फर्स्ट ऑफसेट तो 4 है, तो लिखा हमने 4। अब लास्ट ऑफसेट क्या है सर, लास्ट ऑफसेट तो 8 है, लिखा हमने, बस अब 8 और 4 को हमने खत्म किया। प्लस 2 टाइम्स, ये ट्रापेजोइडल रूल है ना, ट्रापेजोइडल रूल तो यही है, इसी को हम एवरेज ऑर्डिनेट मेथड भी बोल रहे हैं। अब 2 टाइम्स जो फर्स्ट और लास्ट ऑफसेट के बीच में जितने भी ऑफसेट्स हैं इनको यहाँ पे लिखना है, यानी 5 + 6 + 7 है। ओके सर, 2 1s 2 5s 10, तो बाहर क्या आया 5 सर। 4 + 8 कितना हुआ 12 सर, प्लस 2 इंटू 5 + 6 कितना हुआ, 5 + 6 हुआ 11, 11 + 7 कितना हुआ 18। ठीक है ओके सर इसका मतलब है 5, इसका मतलब है 12, 2 × 18 कितना हुआ 36, ठीक है। अब इसका मतलब है 5 इंटू, अब 6 + 2 कितना है
8 और 3 + 1 48, ठीक है। अब मल्टीपल कर लो 5 को 8 से, अब इनको मल्टीपल कर लो बेटा। देखो 5 8 * 44 तो कैरी, 5 4 * 20, 20 + 24 यानी 240 मीटर स्क्वायर है। अब 5 को इनसे 5 को मल्टीपल करना 48 से, आपके पास आ जाएगा 240 मीटर स्क्वायर। ये है एरिया 240 मीटर स्क्वायर, ठीक है। डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं जनरल इंग्लिश का सेक्शन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन है चेंज द नरेशन। ही सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ये जो है ये एक प्रोवर्ब है, या जिसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ भी बोलते हैं। तो इसका जो टेंस है वो चेंज नहीं हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये वैसे ही रह जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में भी। और यहाँ पे जो है ही सेड, तो ये है रिपोर्टेड वर्ब और ये पास्ट में दिया हुआ है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये प्रेजेंट में दिया हुआ है क्योंकि इसका यूज़ हुआ है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में तो ये चेंज नहीं रहेगा, ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ ही सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मीन्स रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच सेम रहेगी, बस एक कंजक्शन का ऐड करना है, दैट इज़ जो कि दैट है। और उसके बाद जो कोटेशन मार्क्स है वो भी हमें रिमूव करने हैं। तो बाकी सेड जो है ये ऑलरेडी पास्ट टेंस में ही है और ये वाला जो पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच जिसको बोलते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये प्रेजेंट में ही रहेगा। और यहाँ पे जो है ये वाज है, ये तो नहीं आएगा, इसका आंसर हैज़ बीन है, परफेक्ट में है, ये पास्ट में है, ये भी नहीं आएगा। हैड बीन तो ये भी पास्ट परफेक्ट में है, ये भी नहीं आएगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12 नाउ, दैट इज़ राम सेड टू श्याम वेयर आर यू गोइंग। तो वेयर आर यू गोइंग ये क्वेश्चन है, रिपोर्टेड स्पीच जो है ये क्वेश्चन में पूछी गई है और सेड टू श्याम जो है ये है रिपोर्टेड वर्ब। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ राम आस्क्ड श्याम वेयर ही वॉज गोइंग। तो पहले देख लेते हैं हमें जब हमें डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है तो जो कोटेशन मार्क्स है वो रिमूव हो जाते हैं और एक कंजक्शन ऐड होता है। लेकिन यहाँ पे जो वेयर है ये खुद ही एक कंजक्शन की तरह एक्ट करता है, तो यहाँ पे वेयर ही रहेगा। और ये जो है आर ये चेंज हो जाएगा इनटू वाज, और यू जो है प्रोनाउन तो ये चेंज हो जाएगा इनटू ही। और उसके बाद है सेड टू, तो ये क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट हुआ है, दैट इज़ फ्रॉम वेयर, वेयर से, तो ये खुद भी एक कंजक्शन ही है। और ये वाला पार्ट जो है राम सेड टू श्याम ये चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, ठीक है। सेड टू चेंज होता है आस्क्ड में। और उसके बाद जो ये वाला पार्ट है वेयर आर यू गोइंग, तो ये कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही है। तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या यूज़ होगा, ही वॉज गोइंग, ठीक है। बाकी ये जो टर्म है आईएनजी कंटिन्यूअस ही रहेगी। Moving to question number 13 now, that is the teacher said to the students don't make noise। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक ए नॉइज़। तो एडवाइजर जो है ये फिट वेल होता है इस सेंटेंस में, और क्योंकि ये एक रिकमेंडेशन इनको देता है, रिकमेंड करता है स्टूडेंट्स को कि आप नॉइज़ ना करें, ठीक है। तो जब भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव कमांड्स जो है डोंट मेक नॉइज़, तो ये एक नेगेटिव कमांड है। तो ये किस में है, डायरेक्ट में है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा। यहाँ पे है डू नॉट, तो ये यहाँ पे आ जाएगा इनडायरेक्ट में, ये चेंज हो जाएगा टू नॉट टू, ठीक है। तो नॉट टू या इन्फिनिटिव वर्ब जो इसके साथ ऐड होगा टू, तो इसी में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे नॉट टू मेक ए नॉइज़। और उसके बाद जो एडवाइस्ड है ये फिट होगा यहाँ पे। और फिर है ए क्यों आया, आर्टिकल जो है ये यहाँ पे फॉर्मल सेंटेंसेस में हम इसको यूज़ करते हैं। तो यही इसका करेक्ट आंसर भी रहेगा। Moving to question number 14 now, that is he said to me did you complete the work। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, that is he asked me whether I had completed the work। तो complete जो है ये V3 आ जाता है किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे complete, यहाँ पे आ जाएगा completed, और
डिड जो है ये पास्ट में ही है तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा ये हैड में, और उसके बाद जो यू है ये कन्वर्ट हो जाएगा आई में, और एक जॉइनिंग क्लास इसमें ऐड होगा दैट इज़ वेदर। यहाँ पे ये क्वेश्चन ही पूछ रहा है डिड यू कंप्लीट द वर्क, तो क्वेश्चन को जब यहाँ पे सेड टू है तो ये एक क्वेश्चन बनता है, तो इसको हम जब कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में तो आस्क्ड आ जाएगा, सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा आस्क्ड में, सिंपली सेड टू विल कन्वर्ट टू आस्क्ड, और मी सेम रहेगा। उसके बाद जॉइनिंग क्लास ऐड होगा दैट इज़ वेदर, फिर उसके बाद जो यू है ये कन्वर्ट हो जाएगा आई में, और जो ये यहाँ पे पास्ट सिंपल यूज़ हुआ है तो ये किस में यहाँ पे कन्वर्ट होगा, ये यहाँ पे कन्वर्ट होगा टू द पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो ये येस और नो वाला क्वेश्चन भी है ना, डिड यू कंप्लीट द वर्क, तो ये येस और नो वाला क्वेश्चन है। जहाँ पे भी येस और नो वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें हम वेदर और इफ़ का यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने वेदर का यूज़ किया। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15 दैट इज़ ही सेड टू हर प्लीज़ ओपन द डोर। तो ये क्या है, ये सेंटेंस जो है ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये इसमें एक्सप्रेस करता है एक रिक्वेस्ट को, क्योंकि प्लीज़ का यूज़ हुआ है। तो उसके बाद जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में तो ये क्या आ जाएगा, जो प्लीज़ है ये चेंज हो जाएगा रिक्वेस्ट में। ठीक है, ही सेड टू हर, अगर आस्क्ड होता ऑप्शंस में तो वो भी हम लिख सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे कौन सी वर्ब का यूज़ करेंगे, रिक्वेस्टेड का यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो है रिमूव करने हैं कोटेशन मार्क्स, तो उसके बाद बाकी सेंटेंस सेम ही रहेगा, दैट्स ही रिक्वेस्टेड हर टू ओपन द डोर, यही वाला इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं दैट इज़ शी सेड लेट अस गो फॉर ए वॉक। तो ये जो सेंटेंस है ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है और ये एक्सप्रेस करता है या तो सजेशन और प्रपोजल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ शी सेड दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक। तो जो भी सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं फ्रॉम लेट अस, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में जब भी रिपोर्टेड स्पीच होगी तो वो स्टार्ट होगी लेट अस से, जो कि सजेशन को एक्सप्रेस करता होगा, और हमें जब भी इसको कन्वर्ट करना होता है इनटू इनडायरेक्ट स्पीच तो हमें शुड का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, और जो प्रोनाउन है अस ये चेंज हो जाएगा इनटू वी, और कंजक्शन को ऐड करना होता है दैट इज़ दैट, और उसके बाद ये जो कोटेशन मार्क्स होते हैं इनको रिमूव करना है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं दैट इज़ ही सेड टू मी डिड यू कंप्लीट द वर्क। तो ये येस और नो वाला क्वेश्चन है, और उसमें जब भी हम उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू इनडायरेक्ट स्पीच तो हम या तो वेदर का यूज़ करते हैं या तो इफ़ का यूज़ करते हैं, अगर हमें इंट्रोड्यूस करनी होगी रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे भी वेदर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वेदर लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड कंप्लीटेड द वर्क। ये जो सेंटेंस है यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच है, ये पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है। जब इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट, जो कि हैड का यूज़ हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और सेड टू जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा आस्क्ड में, और फिर मी सेम आ जाएगा, और उससे पहले वेदर का यूज़ होगा क्योंकि ये येस और नो वाला क्वेश्चन है। उसके बाद आएगा आई, यू जो है ये कन्वर्ट होगा आई में, फिर आएगा हैड कंप्लीटेड मीन्स पास्ट परफेक्ट, और बाकी सेम। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18 नाउ, दैट इज़ द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और ये किस में रहेगा, ये वैसा ही रहेगा, प्रेजेंट सिंपल में अगर दिया हुआ है तो प्रेजेंट सिंपल में ही रहेगा। ठीक है, और कंजक्शन का एडिशन होगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ द टीचर सेड, ये तो सेम ही रहेगा, फिर कंजक्शन दैट का यूज़ होगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये वाला पार्ट जो है रिपोर्टेड स्पीच जो है ये किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल में। तो ये जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में तो ये भी बिल्कुल सेम ही रहेगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19 नाउ, दैट इज़ ही सैड अलास आई एम ruined। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का तो वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ही एक्सक्लेम्ड दैट ही हैड बीन ruined। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं, ये जो सैड है ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक्सप्रेस करता है, ये सॉरोफुल सेंटेंस है। ठीक है,
तो सैड जो है ये जब इसको कन्वर्ट करेंगे हम इंडायरेक्ट में तो इसको रिप्लेस करेगा सैड को एक्सक्लेम्ड, जैसे कि यहाँ पे यूज़ हुआ है। उसके बाद कंजक्शन ऐड होगा दैट, और उसके बाद आई को हम कन्वर्ट करेंगे ही में, और फिर हैड बीन ड्यून्ड आएगा। एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और पास्ट परफेक्ट का यूज़ होगा, ठीक है। और जो पास्ट परफेक्ट टेंस है यही रिफ्लेक्ट करता है एक पास्ट एक्शन को जिसको रिपोर्ट किया जाता है, तो यही वाला इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20 नाउ, दैट इज़ फादर सेड टू मी वर्क हार्ड। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है या तो कमांड या इंस्ट्रक्शन, जो कि इसको कौन देता है, अपना फादर देता है। तो अगर हम एडवाइस लिखेंगे ये भी अप्रोप्रिएट है क्योंकि ये भी रीज़नेबल है, तो हम ये भी लिख सकते हैं, ये आंसर भी मार्क कर सकते हैं एज करेक्ट। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो इसका आंसर है वो है फादर टोल्ड मी टू वर्क हार्ड। ठीक है, तो यही वाला इसका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, that is fill the appropriate tense. The match died before we reached the stadium. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ हैड बिगेन। ठीक है, तो हमने कौन सा टेंस इसमें यूज़ किया, दैट इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि पहले ये एक्शन हुआ है। इसमें दो सेंटेंसेस यूज़ हुए हैं, एक तो है पास्ट परफेक्ट में, दूसरा है पास्ट सिंपल में, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे है द मैच हैड बिगेन, तो ये वाला पार्ट जो है ये किस में है, हैड बिगेन, ऑलरेडी हुआ है, तो दैट इज़ इन पास्ट परफेक्ट टेंस। और उसके बाद बिफोर वी रीच्ड स्टेडियम, तो ये है पास्ट सिंपल में। ठीक है, तो जब भी सेंटेंस में दो एक्शंस हुए होंगे तो पहला वाला जो होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं उसमें, तो दूसरा जो होता है वो पास्ट सिंपल में। तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ हैड बिगेन, ऑलरेडी जो हुआ था। ठीक है, पहले पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे और उसके बाद पास्ट सिंपल का बिफोर वी रीच्ड द स्टेडियम, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज़ हुई है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, दैट इज़ व्हेन आई वॉज यंग आई डिड स्विम इन द रिवर। तो यहाँ पे एक फ्रेज़ का यूज़ हुआ है जो कि एक्सप्रेस करता है एक पास्ट हैबिट को या रूटीन को, जो कि अभी के लिए प्रेजेंट के लिए ट्रू नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ यूज टू। तो यही एक्सप्रेस करता है पास्ट फ्रेज को। ठीक है, तो और इसको जो बेस फॉर्म उसके बाद यूज़ होगी दैट इज़ स्विम। तो यहाँ पे आएगा व्हेन आई वॉज यंग आई यूज टू स्विम इन द रिवर। तो ये पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट में नहीं हो रहा है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 23 नाउ, दैट इज़ दे डैडिश हियर सिंस मॉर्निंग। तो सिंस मॉर्निंग जो है ये वाला पार्ट ये इंडिकेट करता है एक एक्शन जो कि पास्ट में हुआ है लेकिन स्टिल कंटिन्यू है, किस में, स्टिल ऑनगोइंग प्रेजेंट में भी। तो इसमें जो कंटिन्यूअस इसमें जो टेंस यूज़ होता है उसकी परफेक्ट फॉर्म कौन सी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो कि बनता है हैव से या हैज़ बीन से प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट इज़ वर्ब प्लस ing। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ दे हैव बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। तो यही वाला इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, दैट इज़ शी डैडिश टू द मार्केट जस्ट नाउ। तो इसमें भी, इस सेंटेंस में भी किस फ्रेज़ का यूज़ हुआ है, दैट इज़ जस्ट नाउ, और ये इंडिकेट करता है वो वाला एक्शन जो कि कंप्लीट हुआ है वेरी रिसेंटली, क्योंकि इसमें जस्ट नाउ का यूज़ हुआ है। तो जिसमें हमें क्या रिक्वायर करना पड़ता है, पास्ट सिंपल टेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ शी वेंट टू द मार्केट जस्ट नाउ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, तो वो है दे डैडिश इन द गार्डन एवरी संडे। तो एवरी संडे मीन्स ये इंडिकेट करता है एक हैबिचुअल एक्शन को, और जब भी कोई हैबिचुअल एक्शन होता है सेंटेंस में तो हमें उसमें कौन से टेंस का रिक्वायरमेंट पड़ता है, दैट इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस। और उसके बाद आएगा इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ दे वर्क इन द गार्डन एवरी संडे।
और एक क्वेश्चन जो कि NT1 में पूछा गया था इंग्लिश सेक्शन में फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 35। तो कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेरी रेज करी थी कमेंट सेक्शन में कि इसके जो ऑप्शंस है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन उसमें भी सिंस का यूज़ हुआ था। वो क्वेश्चन था वी डैश इन द हाउस सिंस 2010। तो यहाँ पे भी सिंस का यूज़ हुआ था। तो हम कौन से टेंसेस को इसमें यूज़ कर सकते थे? एक हम इसमें यूज़ कर सकते थे हैव और हैज़ बीन, लिविंग अगर आ जाता ऑप्शंस में। तो दूसरा है प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते थे, दैट इज़ वर्ब प्लस ING। तो वहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया था वो था हैव लिव्ड, जो मैंने करेक्ट माना था, क्योंकि ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ था हैव बीन लिविंग। हम वो भी यूज़ कर सकते थे, हैव बीन लिविंग अगर ऑप्शंस में होता तो वो भी कंसिडर हो जाता था एज करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन, सॉरी। तो वहाँ पे था हैव लिव्ड ही, तो हम दोनों ही यूज़ कर सकते थे, या तो हैव लिव्ड यूज़ कर सकते हैं या तो हैव बीन, क्योंकि अभी जो ये टेंस था वो करंट में भी चल रहा था, प्रेजेंट में भी चल रहा था, तो हम दोनों का यूज़ कर सकते थे। हैव बीन लिविंग भी आ जाता अगर ऑप्शंस में होता तो वो भी करेक्ट था, या हैव लिव्ड भी, क्योंकि हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो, व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ उधमपुर रेलवे स्टेशन एज ऑफ 2023? 2023 से इसका ऑफिशियल नेम दिया गया है, जिसका नाम है क्या? माइटियार कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ये बेटा सितंबर 2023 से इसको ऑफिशियल नेम दिया गया है, ठीक है। एज ऑफ आज भी इसका नेम यही है। 2025 आज क्या है? जुलाई है ना। 2025 आज भी इसका नेम है, करंट नेम अब यही है, ठीक है। ऑफिशियली जो है कब से हुआ? सितंबर 2023 से। माइटियार कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, ये उधमपुर रेलवे स्टेशन का ऑफिशियल नेम है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर अंडर 2023 अमेंडमेंट? जो J&K रिऑर्गेनाइजेशन 2023 अमेंडमेंट है, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए कितने सीट्स रिजर्व रखा गया है? एक्चुअली 3 सीट्स तो रिजर्व रखा गया है, जिसमें 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए और 1 तो डिस्प्लेस्ड वाले के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है 2, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 2 ही रखा गया है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट पीक इन पेनिनसुला इंडिया में कौन सा हाईएस्ट पीक है? अनामुडी, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये तो वेस्टर्न घाट्स पे हैं, ये तो वेस्टर्न घाट्स पे हैं। वेस्टर्न घाट्स में भी सबसे हाईएस्ट पीक कौन है? अनामुडी। और पूरे पेनिनसुलर, और जो ये पूरे पेनिनसुलर हैं इसमें भी सबसे हाईएस्ट बड़ा पीक है कौन सा? अनामुडी। उसकी 2695 में भी अप्रॉक्स इसकी हाइट है इतने मीटर्स, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। माल्डा गैप इज़ लोकेटेड बिटवीन विच 2 फिजियोग्राफिक यूनिट्स? यानी माल्डा गैप जो है वो किसके दरमियान? ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, विंध्या एंड सतपुरा रेंज, नहीं, छोटा नागपुर प्लेटो, डेक्कन प्लेटो, राजमहल हिल्स एंड मेघालय प्लेटो, इन दो फिजियोग्राफिक यूनिट के दरमियान, यानी राजमहल हिल्स और मेघालय प्लेटो इनके दरमियान है जो क्या माल्डा गैप जो है। चलिए इसका यही करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द साउथर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज? तो जो साउथर मोस्ट रेंज है ना हिमालयाज का, वो तो कौन सा है? शिवालिक या आउटर हिमालयाज जिसे हम कहते हैं आउटर हिमालयाज। शिवालिक बोलो या आउटर हिमालयाज, तो वही हैं। अब चोरिया हिल्स हैं इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि चोरिया हिल्स को ही हम बेटा शिवालिक्स भी कहते हैं, आउटर हिमालयाज भी कहते हैं। किनका? चोरिया हिल्स, ठीक है। तो लेसर हिमालयाज तो नहीं है, हिमाद्री भी नहीं है, ट्रांसमा, तो इसका करेक्ट आंसर यही है चोरिया हिल्स। चोरिया हिल्स हो या शिवालिक हो या आउटर हिमालयाज हो तो यही है, ये सेम है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट? ये परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट जो है ना, इसको हम बेटा बोल रहे हैं अवंद भी हैं, इसको हम बोल रहे हैं। और एक नाम है क्या? अवनदा वदिया, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये सब परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स को हम कहते हैं। यानी ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर आउटर मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन उसको दबा के यानी उस पर फोर्स अप्लाई करके फिर साउंड निकल रहा है। तो ये कौन सा है? ये तो ड्रम है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है।
तो परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? अवंद है नाम इसका, अवनदिया वदिया भी है इसका नाम, या परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट इनमें बोल रहे हैं। इसमें आ रहे हैं ड्रम आ रहा है, इसमें आ रहा है तबला भी आ रहे हैं, याद रखना बेटा, और मृदंगम भी आ रहा है इसमें। यही है एग्जाम्पल किसके 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 बेटा? परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट हो या अवंद हो या अवनद्या वदिया हो, तो इनका एग्जाम्पल है तबला इसमें आ रहा है, मृदंगम इसमें आ रहा है, और ड्रम। तो इसमें इस क्वेश्चन में इसका आंसर करेक्ट आंसर है ड्रम, क्योंकि इसमें आउटर मेम्ब्रेन होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज क्लासिफाइड एज ऑडियोफोन? ऑडियोफोन समझना बेटा, ऑडियोफोन का नाम है इसमें क्या? गाना वदिया, गाना वदिया। ठीक है, ये तो आपने लेक्चर में सुना ही होगा। ठीक है, गाना वदिया। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें मंजरा भी होता है, जल तरंग भी होता है, खरताल भी होता है। दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसमें जांग एक और होते हैं, जांग बोलो या और एक बोलो, गातक भी इसमें आता है एक और इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और गातम भी आता है, गातक और गातम भी आता है। गातम ऐसे इसकी इस शेप की जैसा होता है वो। ठीक है, तो ये चीज़ तो इसमें आ रहा है। और एक है कंच तरंग, कंच KANCH, कंच तरंग। ये सब कौन है? गाना वदिया बोलो या आइडियोफोन बोलो। ठीक है, गाना वदिया बोलो या आइडियोफोन इंस्ट्रूमेंट्स बोलो, इनमें यही आता है। मंजरा, जल तरंग, खरताल, जांच, गातक, गौतम और कंच तरंग, ये सब के सब इंस्ट्रूमेंट्स किस में? आइडियोफोन में होते हैं या गाना वदिया में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सारा या नोट इन ए कर्नाटिक म्यूजिक? देखो हमें तो पता है, एक तो है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ठीक है, अब इसमें ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, माँ भी आ रहे हैं, ये ती नहीं आ रहा है इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर और फाउंडर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक? तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा पुरंदरा दास। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। द बानिहाल काजीगुंड रोड टनल पासिस थ्रू विच माउंटेन रेंज? किस में? क्या जनस्कर रेंज में? नहीं। शिवालिक रेंज में? नहीं। पीर पंजार रेंज में या दौलतदार रेंज में? इसका मतलब है पीर पंजार रेंज। ठीक है, पीर पंजार रेंज ही है ना कश्मीर में जो गुजर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, विच इंडियन स्टेट हैज़ मैक्सिमम स्ट्रेच ऑफ वेस्टर्न घाट्स? अच्छा ये एक सेकंड सॉरी, अगर ये पेनिनसुलर इंडिया है, ये पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ पे है ये वेस्टर्न घाट्स जो हैं इसको हम शियाद्री भी बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेच यानी गुजरात जैसे यहाँ से, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेच किस स्टेट में है? तो वो होता है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है क्या? महाराष्ट्र वो स्टेट हैं जिसमें वेस्टर्न घाट्स का मैक्सिमम स्ट्रेच आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट्स इज? अब हमें बोल रहे हैं कि हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट्स में कौन सा हाईएस्ट पीक है? देखो ये तो वेस्टर्न घाट हैं, यहाँ पे अरेबियन सी हैं, ये तो ईस्टर्न घाट हैं, ये वाला तो ईस्टर्न घाट है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल हैं। अब इसमें ईस्टर्न घाट में कौन सा हाईएस्ट पीक है? जुनागढ़ बोल रहे हैं उसका। ठीक है, तो यहाँ पे तो वो ऑप्शन नहीं है, अरमाकोंडा भी है उसी का नाम। ठीक है, तो इसकी हाइट है अप्रॉक्स 1690 मीटर और कुछ बुक्स लिख रहे हैं 1680 मीटर तक। ठीक है, तो अरमाकोंडा या और एक नाम है जिंदागाड़ा पीक, जिंदागाड़ा पीक, जिंदा JINDHA जिंदागाड़ा पीक भी इसे हम बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये कहाँ है सर? ये तो आंध्र प्रदेश में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ईस्टर्न घाट्स के ही हमें बोल रहे हैं कि कौन सा ट्रू है? दे रिसीव हैवी रेनफॉल ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून? नहीं, गलत। वेस्टर्न घाट्स में तो हैवी मानसून हो रहा है, किन से? साउथ वेस्ट मानसून से वेस्टर्न घाट्स में हो रहा है, तो ये बोल रहे हैं ईस्टर्न घाट्स। नहीं, ये तो गलत है। दे आर ओल्डर देन वेस्टर्न घाट्स? बिल्कुल, ये तो सही है। ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो ओल्डर हैं किससे? वेस्टर्न घाट्स से। दे रन पैरेलल टू वेस्ट कोस्ट? नहीं, ईस्ट कोस्ट के रन वो पैरेलल कर रहे हैं। ठीक है, दे आर हायर इन एलिवेशन देन वेस्टर्न घाट्स? नहीं, ये भी तो गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट, ये वाला है करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने। मोरल पेंटिंग सर्व विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी प्रपोजेस? इसका करेक्ट आंसर है बेटा क्या? पर्सनल डेकोरेशन के लिए? नहीं, रिलीजियस एंड कल्चर स्टोरी टेलिंग। तो ये तो आसानी क्वेश्चन था, तो इसका आंसर बी पार्ट है। चलिए अब बाग केव
केव्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं बाघ केव्स किस इंडियन स्टेट में लोकेटेड हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश में ये बाघ केव्स हैं। अब पीर पंजाल रेंज जो है ना मेनली लाइज इन विच पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सुनो सुनो सुनो, जो पीओके है ना उसमें भी पीर पंजाल रेंज है, और जो कश्मीर हैं उसमें भी पीर पंजाल रेंज है, और हिमाचल प्रदेश में भी पीर पंजाल रेंज है, लेकिन पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं। लेकिन किस हिमाचल प्रदेश में? जो हिमाचल प्रदेश ईस्ट साइड है उसमें पीर पंजाल रेंज तो नहीं पाया जाता है। दैट मीन्स वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न हिमाचल प्रदेश जो है इस हिस्से में पीर पंजाल रेंज है। ठीक है, तो ये बाकी गलत ऑप्शन है। ठीक है, ये वाला है इसका करेक्ट आंसर। वेस्टर्न अगर ये हिमाचल प्रदेश है, सुनो 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 सुनो, अगर ये कश्मीर है, अगर ये हिमाचल प्रदेश है, ये हिमाचल प्रदेश का ईस्ट पार्ट है, ये हिमाचल प्रदेश का वेस्ट पार्ट है, यानी जो वेस्टर्न पार्ट है ना हिमाचल प्रदेश, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है इसी में पीर पंजाल रेंज है। बाकी सेंट्रल हिमाचल प्रदेश में तो नहीं है, ईस्टर्न हिमाचल प्रदेश में तो नहीं है पीर पंजाल रेंज, इधर ही है बस। ओके सर, इसका करेक्ट आंसर यही है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स जो इंडिया में है? तो मेन रीज़न क्या है? क्या अर्थक्वेक एक्टिविटी से? नहीं सर। विंड इरोजन से? नहीं सर। वोल्केनिक से? डिपोजिशन ऑफ एलोवियम बाय रिवर्स। कौन से रिवर्स? वो भी हिमालयन रिवर्स की जो एलोवियम डिपोजिशन है उसी से क्या नॉर्थर्न प्लेन्स बना। ठीक है, नॉर्थर्न प्लेन्स क्या हैं? बहुत ही फर्टाइल हैं। ठीक है, और डेंस पॉपुलेटेड हैं इसमें। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। गैरो हिल्स इज़ अ पार्ट ऑफ विच प्लेटो? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। गैरो हिल्स किस प्लेटो का पार्ट है? आप बोलो मेघालय प्लेट है, मालवा प्लेट है, दक्कन प्लेट है, छोटा नागपुर प्लेट है। तो इसका करेक्ट आंसर है मेघालय प्लेटो। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, विच इंडियन स्टेट होस्टेड 38th नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया इन 2025? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। J&K ने 5 मेडल्स यहाँ पे हासिल किया है। ठीक है, 38th नेशनल गेम जो है उत्तराखंड में। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज नॉट एब्सेंट इन लिपाक्षी मोराल पेंटिंग्स? हमें पता है जो लिपाक्षी मोराल पेंटिंग्स है ना उसमें एब्सेंस ऑफ ब्लू कलर उसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ब्लू। यानी लिपाक्षी मोराल पेंटिंग में कौन सा कलर की कमी है, एब्सेंस ऑफ कौन सा कलर है वहाँ पे? ब्लू कलर है इसका करेक्ट आंसर।